हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के हिंदी का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी सर मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। दोस्तों याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। मैट्रिक एग्ज़ाम पेपर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा, 1891 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। फिर एक और सवाल पूछे जाते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखिएगा, महू एक जगह है मध्य प्रदेश में जो पड़ता है, तो यही महू मध्य प्रदेश नामक स्थान पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा आपके पाठ्य पुस्तक में रचित निबंध श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण से विडंबना की बात आखिर क्या है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, जातिवाद के पोषक तत्वों की कमी नहीं है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 हमारा कहता है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। दोस्तों लेखक यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण से एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो उनका मानना था कि एक आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व की भावना हो। ऐसा समाज आदर्श समाज कहलाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण से। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 4 को देख लीजिए कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। यदि आप श्रम विभाजन और जाति प्रथा का अध्ययन किए होंगे तो मालूम होगा कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 हमारा कहता है कि अंबेडकर की दृष्टिकोण से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। दोस्तों आप सभी को बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का जो वास्तविक रूप होना चाहिए वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 6 कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किन की है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि भारत का संविधान जो पूरे भारतवर्ष में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था, तो इस संविधान को बनाने का ज़्यादातर श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक या भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। दोस्तों एक सभ्य समाज की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो है श्रम विभाजन। क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी होगा जी, श्रम विभाजन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 कहता है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है द कास्ट इन इंडिया, ये जो रचना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। उसके बाद में है द अनटचेबल्स हु आर दे, ये भी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। हु आर शूद्राज, ये भी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 9 को देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन 9 क्या कहता है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। यानी आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो कार्य कुशलता के लिए यानी काम को आसान बनाने के लिए आधुनिक सभ्य समाज जो है ये श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 10 को देख लीजिए। क्वेश्चन 10 कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेखक पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक भाषण का अंश है। उस भाषण का नाम क्या है। दोस्तों क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा।
यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यह एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया स्पीच यानी भाषण है और इसी भाषण का अंश है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके बाद में अगला सवाल करता है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्चतर यानी उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे दक्षिण अफ्रीका गए थे। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 करता है, अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो क्वेश्चन का सही जवाब बुद्ध भी हो जाएगा, कबीर भी हो जाएगा और ज्योतिबा फुले भी हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा जी, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण त्यौहार लाहौर में कब हुआ था। देखिए जाति पाति को तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जिस भाषण का नाम था, जिसको देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और ये भाषण कहाँ हुआ था दोस्तों, तो लाहौर में हुआ था सन 1936 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल करता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जिनके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, और यह ना ही कहानी है, ना ही भाषण और ना ही साक्षात्कार है, बल्कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह एक निबंध है। उसके बाद में कहता है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाषण जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो था यह भाषण इंग्लिश में था और इसको हिंदी में रूपांतरित करने का काम ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। पहले वाले क्वेश्चन के माध्यम से हम आप सभी को बता दिए थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में महू के मध्य प्रदेश नामक राज्य में हुआ था और यह एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, दलित। उसके बाद में अगला सवाल 17 कहता है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई पड़ती है। दोस्तों इस लेखक को इस युग में जातिवाद में बहुत ही ज़्यादा विडंबना दिखाई पड़ती है। अब अगला जो सवाल है वो 20 के दांत चैप्टर से लिया गया है और सवाल में कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बनाए गए थे। आप सभी को बता दें कि नलिन बिलोचन शर्मा को पटना विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग का अध्यक्ष सन 1959 ईस्वी में बना दिया गया था। उसके बाद में कहता है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा के कविता के बाद प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ यानी शुरुआत हो गया है। उसके बाद में कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसका तत्व है, तो वो है वैज्ञानिकता का जो संबंध है ये उभर कर समग्रता से आ गए हैं। उसके बाद में कहता है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार ये सवाल पूछा गया है, इस याद कर ही लीजिएगा कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। तो ये मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधियों को यह कहानी उजागर करती है, जिनके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 5 कहता है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। दोस्तों खोखा खोखी ये बांग्लादेश यानी बांग्ला भाषा है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 6 को आप सभी को दिखाते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। आप सभी को बता दें सेन साहब की कुल 5 लड़कियां थी, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 5। उसके बाद में कहता है कि सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि सोफर शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है ड्राइवर। सोफर का अर्थ क्या होता है, ड्राइवर होता है। उसके बाद में कहता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यह पंक्ति
किस कहानी के पात्र ने कही है। तो देखिए ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर, डाकू ये सब बनते हैं। ये जो लाइन है ना, ये कौन कहता है? तो सेन साहब कहते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर बनते हैं, डाकू बनते हैं और लुटेरे बनते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है, नलिनी बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हो गया था? काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला उसमें दिया गया 12 सितंबर 1961 ईस्वी में, 14 सितंबर 1961 ईस्वी में, 16 सितंबर 1961 ईस्वी में और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है 18 सितंबर 1961 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या सही जवाब होगा? आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में चले जाइए और क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब बता सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल उसमें दर्ज करता है, मदन अवसर किसके हाथों से पीटता था? यानी मदन जो है गिरधर लाल का बेटा, ये अक्सर किसके हाथों से उसकी ज़बरदस्त पिटाई की जाती थी? पहला ऑप्शन में दिया गया माता के हाथों से, सेन साहब के हाथों से, खोखा के हाथों से या उसके पिता के हाथों से। तो क्वेश्चन का सही जवाब पिता हो जाएगा। मदन हमेशा गिरधर लाल का जो बेटा था वो गिरधर लाल के हाथों हमेशा पिटाई खाता था। उसके बाद में विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? अभी अभी हम आप सभी को बता रहे थे कि विष के दांत गद्य खंड की यह एक कहानी है जिसके कहानीकार यानी जिसके लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा जी हैं। उसके बाद में कहता है कि गिरधर लाल कौन है? मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार ये भी सवाल पूछा गया है, गिरधर लाल कौन है? तो ये मदन का पिताजी हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद भी कहता है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में कराया था? आप सभी को बता दें कि मेघदूत नामक पुस्तक का जो अनुवाद है वो मैक्स मुलर ने किस भाषा में कराया था? तो जर्मनी भाषा यानी जर्मन भाषा में कराया था। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? तो क्वेश्चन का सही जवाब स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये दोस्तों हम ज़्यादा मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही 10वीं कक्षा का तमाम VBI ऑब्जेक्टिव था सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।